है परीक्षा में पूछा जाता है हैलोल्केन विरेचन की विधि, विरेचन नाम से भी पूछा जाता है। तो चाहे आपसे कहे विरेचन की विधि या बनाने की विधि, दोनों एक ही चीज़ है। अंग्रेजी में कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ हैलोल्केन। तो देखिए बनाने की विधियाँ वैसे तो बहुत सारी हैं, उसको हम जो है क्रम से देखेंगे एक एक करके। तो पहली विधि है इसकी बनाने की हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, ठीक है, यानी बाई हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। इसका मतलब क्या हुआ, हैलोजिनेशन मतलब होता है हैलोजनीकरण और एल्केन मतलब होता है एल्केन, यानी एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा। तो पहली विधि है एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा। मतलब ये हुआ अगर किसी एल्केन की क्रिया हम किससे कराएं, हैलोजनीकरण मतलब होता है हैलोजन से क्रिया, ठीक है। अब हैलोजन से क्रिया में हम F2Cl2 Br2 और I2 किसी से भी क्रिया करा सकते हैं, लेकिन जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए कि हैलोजिनेशन यानी हैलोजनीकरण, तो वहाँ पर जो भी हैलोजन लेंगे आप जनरली क्लोरीन या ब्रोमीन ही लेंगे। फ्लोरीन या आयोडीन ज़्यादा नहीं लेते हम लोग, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो रिएक्शन पर वो थोड़ा सा विपरीत प्रभाव भी डाल सकता है। और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है एक तुलना में, तो इसलिए वो भी विपरीत प्रभाव डाल सकता है। तो जब भी जनरली कहा जाए कि सामान्यतः हैलोजन से क्रिया, तो वहाँ पर जो है आप लोग क्या लेंगे, क्लोरीन या ब्रोमीन ही हैलोजन में लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है एल्केन की क्रिया किससे कराएंगे, हैलोजन से कराएंगे। और कौन सा हैलोजन लेंगे, या तो क्लोरीन या तो ब्रोमीन। जहाँ पर भी हैलोजनीकरण की बात हो, जान लीजिए हैलोजन से क्रिया की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसमें जैसे मान लीजिए कोई हैलोजन है, सपोज दैट जो है मेथेन है, CH4 है, इसकी क्रिया अगर हम क्लोरीन से करें, Cl2 से करें, तो ये जो क्रिया है ये होती है मुक्त मूलक क्रिया के अंतर्गत। कल हमने बताया था कि जो है कार्बनिक अपक्रियाएँ कई प्रकार की होती हैं। मुक्त मूलक अपक्रिया होती है, क्या नाम है, योग अपक्रिया होती है, प्रतिस्थापन अपक्रिया होती है, ठीक है, विलोपन अपक्रिया होती है, ठीक है, पुनर्विन्यास अपक्रिया जिसको हम लोग बोलते हैं, और ऑक्सीकरण अपक्रिया, अपचयन अपक्रिया, इस प्रकार से कई प्रकार की अपक्रियाएँ होती हैं। तो जिसमें से ये जो अपक्रिया है यानी एल्केन के हैलोजनीकरण, और एल्केन में हमने कौन सा एल्केन लिया, मेथेन लिया, आप एथेन भी ले सकते हैं, प्रोपेन भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। और इसका हमने हैलोजन से क्रिया, हैलोजन में कौन सा हैलोजन ले लिया, क्लोरीन ले लिया, इससे हम क्रिया करा रहे हैं। तो ये जो क्रिया है ये प्रकाश की उपस्थिति में होती है, और प्रकाश की उपस्थिति का सिंबल होता है H-nu। अगर H-nu कहीं पर तीर के ऊपर लिखा हुआ है तो जान लीजिए वो क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में कराई जा रही है। और एक बात यहाँ से अपने दिमाग में रख लीजिए, कहीं पर भी कोई अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में या अध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में कराई जाती है, तो जान लीजिए वो अभिक्रिया मुक्त मूलक अभिक्रिया के अंतर्गत जाएगी। किस अपक्रिया के अंतर्गत जाएगी, मुक्त मूलक अपक्रिया के अंतर्गत जाएगी। यानी मुक्त मूलक अपक्रिया में खास बात ये होती है कि जो बॉन्ड होते हैं उनका समविदलन होता है। जो बॉन्ड होते हैं दो परमाणुओं के बीच में, जिस बॉन्ड को हमें तोड़ना होता है, वो बॉन्ड किस प्रकार से टूटते हैं, समविदलन होता है। समविदलन मतलब ये होता है कि सहसंयोजी बंध में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दो, वो एक परमाणु पर चले जाते हैं और दूसरे एक परमाणु पर चले जाते हैं, बराबर रूप से जो है बढ़ जाते हैं, ठीक है। कहीं पर भी क्या है, प्रकाश की उपस्थिति है, ठीक है, या अवध्रुवीय विलायक है। अध्रुवीय जैसे जल हमारा है ध्रुवीय विलायक है, क्योंकि इसमें प्लस और माइनस पोल बनते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे विलायक होते हैं, जैसे बेंजीन है, बेंजीन एक द्रव होता है, द्रव के रूप में होता है, लेकिन वो कैसा विलायक है, अध्रुवीय विलायक है। हमारा CH2 है, ये भी एक अच्छा जो है अध्रुवीय विलायक माना जाता है, कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। इसी तरह से और भी बहुत सारे विलायक होते हैं जो अध्रुवीय विलायक होते हैं, जैसे CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये भी अध्रुवीय होता है, ठीक है। CCl4 कैसा होता है, अध्रुवीय होता है। इसके लिए हमने 11 में आप लोगों को बताया था कि CCl4 का अगर हम डायपोल मोमेंट निकालें यानी द्विध्रुव आघूर्ण निकालें, तो इसका क्या आएगा, μ=0 आएगा, ठीक है, क्योंकि चारों तरफ समान ग्रुप जुड़े हुए हैं, और समान ग्रुप जुड़े होने के कारण जो है इसमें पोलैरिटी उत्पन्न नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए इसके लिए μ=0 आ जाता है। तो ऐसे कोई कंपाउंड हो जो विलायक के रूप में हो, परंतु उनमें डायपोल मोमेंट 0 बनना हो, तो जान लीजिए वो कैसे विलायक हैं, अध्रुवीय विलायक हैं। तो ये मोटा मोटा रूप से जो है आप याद रखिएगा कि जो है बेंजीन हुआ, कार्बन डाइसल्फाइड हुआ CH2, और कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब कैसे विलायक होते हैं, अध्रुवीय विलायक होते हैं। और जहाँ पर जल की बात आ जाए या इस प्रकार से और भी कोई विलयन हो जिसमें प्लस माइनस पोल बन रहे हो, तो जान लीजिए वो कैसे विलायक है, ध्रुवीय विलायक है। तो अध्रुवीय विलायक जहाँ पर होंगे या प्रकाश की उपस्थिति जहाँ पर होगी, समझ जाइए वहाँ पर मुक्त मूलक अपक्रिया होने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी। और मुक्त मूलक अपक्रिया में क्या होते हैं, बॉन्ड समविदलित होते हैं, यानी कभी भी यहाँ पर प्लस माइनस नहीं बनेगा।
हमेशा मुक्त मूलक बनते हैं। ठीक है, मुक्त मूलक अपक्रिया में क्या होता है, मुक्त मूलक बनते हैं। जैसे इसमें अगर देखा जाए तो CH4 को अगर हम खोलें तो इस प्रकार से खुलेगा। ये ज्योमेट्री नहीं बना रहे हम, केवल उसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं। और Cl2 को देखें तो इस प्रकार से Cl2 को दिखाया जाएगा। अब देखिए दोनों क्लोरीन परमाणु क्या है, समान है और प्रकाश की भी उपस्थिति है। इस कारण जो है ये जो बंध है, इस बंध का संविदलन होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। अर्थात ये बनेगा क्या, एक Cl मूलक ये बनेगा और एक Cl मूलक ये बनेगा। इस प्रकार से ये मूलक के इलेक्ट्रॉन को दिखाया जाता है, जो इलेक्ट्रॉन वापस आता है उसके पास, उस इलेक्ट्रॉन को दिखाया जाता है। अब चूंकि यहाँ पर मूलक बने हुए हैं, इस कारण यहाँ पर भी मूलक बनेंगे। देखिए अभिक्रिया जो होती है वो एक अभिकारक पर निर्भर करती है कि अभिकारक कैसे टूटा हुआ है, उसी के अनुसार यहाँ पर भी अभिक्रिया होने वाली है। तो यहाँ मुक्त मूलक बने हैं तो यहाँ भी मुक्त मूलक बनेंगे, अर्थात यहाँ भी इस बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। वैसे अगर कार्बन हाइड्रोजन में देखा जाए, दोनों अधातु परमाणु है, कार्बन भी अधातु है और हाइड्रोजन भी अधातु परमाणु है, तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता है, बहुत ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता का अंतर नहीं होता है, इसलिए दोनों संविदलन कर सकते हैं आराम से। तो एक मुक्त मूलक यहाँ पर जाएगा, एक मुक्त मूलक यहाँ पर जाएगा, अर्थात ये बनाएगा क्या, ये बन जाएगा CH3 मूलक और प्लस H मूलक बन जाएगा। ठीक, अब CH3 मूलक बन गया तो एक मूलक वाला एक मूलक से आकर जुड़ जाएगा और एक मूलक वाला एक मूलक से आकर जुड़ जाएगा। तो एक मूलक ये और एक मूलक ये, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये मिलकर एक बंध बना सकते हैं। बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? तो ये बन क्या जाएगा, यहाँ पर एक बंध हो जाएगा और यहाँ पर Cl बन जाएगा। ठीक है, अब ये क्या बन गया आपका CH3Cl, और CH3Cl है क्या चीज़, हेलो एल्केन ही है। हमें बनाना क्या था, तो इस तरह से आपका हेलो एल्केन बन जाएगा। ठीक है, और HCl निकल जाएगा। ठीक, तो ये थोड़ा सा हमने मैकेनिज्म इसका दिखा दिया, बहुत ज़्यादा इसका जरूरी है नहीं मैकेनिज्म। वैसे तो अगर देखा जाए तो इंटरमीडिएट में हमने बताया कि जो है लगभग जो है अगर हम जो पढ़ेंगे रिएक्शन तो कम से कम 100-150 रिएक्शन पढ़ेंगे, हर एक का मैकेनिज्म अगर बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा हो जाएगा, लेकिन हम मैकेनिज्म के साथ समझा देंगे आप लोगों को। ठीक है, और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ मैकेनिज्म करवा देंगे। तो यहाँ पर होगा क्या, ये बन जाएगा CH3Cl बनेगा। हमने बताया क्यों, कैसे बना हुआ है, ये सब अंदर प्रोसेस भी दिखाया हमने। ठीक है, तो एक H निकलेगा किस रूप में, H मूलक के रूप में निकलेगा, और यहाँ से एक Cl मूलक H मूलक के साथ HCl बना लेगा, और एक Cl मूलक CH3 मूलक के साथ यानी मेथिल मूलक के साथ क्या बना लेगा, CH3Cl बना लेगा और प्लस HCl बन गया। ठीक है, ये अभिक्रिया हो जाती है। यहाँ पर क्या बन जाता है, ये मेथिल क्लोराइड बन गया या क्लोरोमेथेन कह सकते हैं इसको। ठीक है, लेकिन ये जो विधि है ये बहुत अच्छी विधि नहीं मानी जाती है। रीज़न क्या होता है, ये विधि यहाँ पर रुकती ही नहीं है, ये आगे फिर से चलती रहती है। आगे क्यों चलती है, अगर मान लीजिए जो Cl2 है वो थोड़ा सा एक्सेस मात्रा में है, अधिक मात्रा में है, तो फिर से क्या होता है, Cl2 फिर से मूलक में टूट जाता है और एक H को फिर से बाहर करता है। ठीक है, और क्या बना लेता है, तब CH2Cl2 हो जाता है प्लस HCl फिर बन गया। ठीक है, अगर Cl2 का एक्सेस है, यानी एक्सेस मतलब ज़्यादा मात्रा में मिला दिया है, क्योंकि ये अभिक्रिया आगे प्रोसेस में रहती है, जब तक प्रोसेस में रहती है जब तक पूरा का पूरा हाइड्रोजन यहाँ से निकाल ना दे। फिर से ये अभिक्रिया होगी आगे की ओर, फिर से Cl2 आएगा और जो है एक H और बाहर करेगा, तो ये बन जाएगा CH3 प्लस HCl। अभी भी एक हाइड्रोजन इसमें है तो ये अभिक्रिया फिर से होगी Cl2 और ये बन जाएगा CCl4 प्लस HCl। अब ये अभिक्रिया आगे नहीं जा सकती, क्योंकि अब यहाँ से H गायब हो चुके हैं, सारे H खत्म हो चुके हैं, और बाहर किसको किया जा रहा था, Cl के द्वारा H को ही किया जा रहा था, तो H जो है यहाँ से निकल चुके हैं सारे, इसलिए जो है ये अभिक्रिया अब आगे प्रोसीड नहीं होगी। तो इस कारण ये जो विधि है, यानी बाई हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, यानी एल्केन के हैलोजनीकरण वाला जो विधि है हैलो एल्केन बनाने का, ये विधि का प्रयोग हम प्रयोगशाला में बहुत ही कम करते हैं। क्यों करते हैं भाई, प्रयोगशाला में उतना बढ़िया जो है सेटअप नहीं होता है। सेटअप मतलब कह सकते हैं कि एक प्रकार से उतनी बड़ी व्यवस्था नहीं होती है, जिस व्यवस्था के कारण अभिक्रिया को हम यहीं पर रोक दें। अगर अभिक्रिया यहीं रोक दें तो हमने हैलो एल्केन बना लिया, और यहाँ पर अभिक्रिया जाकर रुक रहा है, तो हैलो एल्केन कहाँ बनाया हमने, बनाया तो हैलो एल्केन ही है अभी, लेकिन हमने डाई ट्राई टेट्रा वाला बना लिया। और बनाना क्या था हमें, मोनो वाला। तो जैसे आपको बनाना है मोनो हैलो एल्केन और बना दिए आप टेट्रा हैलो एल्केन, तो वो वही प्रकार से होगा जैसे हमें दूध से बनाना है दही, बन गया पनीर। ठीक है, काम है हमें दही का, तो पनीर क्या करेंगे, तो वैसे ही यहाँ पर ये हुआ। ठीक है, तो ये अभिक्रिया जो है ज़्यादातर कहाँ पर यूज किया जाती है, लेबोरेटरी में। कहाँ पर, लेबोरेटरी में, लेबोरेटरी में नहीं, क्या नाम है,
उद्योगों में। कहाँ पर? उद्योगों में, यानी बड़े मात्रा पर अगर उत्पादन करना है हमें तो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े जो है उपकरण रहते हैं, ठीक है। जैसे ईंट बनाना है हमें, तो ईंट हम घर पे भी बना सकते हैं और भट्ठे भी बना सकते हैं। तो एक दो ईंट बनाना हो तो घर पे तो बना सकते हैं, हम कितनी बना सकते हैं, बढ़िया साँचा वाचा बनाएं, उसके बाद ले जाएं उसको भी, जैसे वहाँ पर जो है हीट दिया जाता है, टेम्परेचर दिया जाता है, उतना टेम्परेचर हम घर पे भी दे सकते हैं। तो अगर एक आध ईंट बनाना हो तो घर पे बना ले जाएं, लेकिन जो अगर एक ट्राली ईंट बनाना है, 2 ट्राली ईंट बनाना है, हम घर पे बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो वैसे ही ठीक है यहाँ पर भी है कि अगर हमें थोड़ी बहुत मात्रा में जो है क्या नाम है मेथिल क्लोराइड बनानी है तो हम प्रयोगशाला में नहीं बना सकते, क्योंकि प्रयोगशाला में रुकेगा नहीं मेथड, ठीक है। और उद्योगों में सेटअप बढ़िया होता है, इसलिए हम यहाँ पर रोक सकते हैं। तो ये जो मेथड है बनाने का हैलोएल्केन, ये किसके लिए बढ़िया है? उद्योगों के लिए बढ़िया है, ठीक है। जो है लेबोरेटरी के बढ़िया नहीं, यानी प्रयोगशाला के लिए बढ़िया नहीं है, लेकिन हम पढ़ सकते हैं इसके द्वारा जो है बनाने की विधि। तो पहला ये हो जाएगा। तो हेडिंग ये डाल लीजिए आप लोग, ये डाला है ना हैलोएल्केन बनाने की विधि। अब इसमें लिखिएगा हैलोएल्केन बनाने की कुछ प्रमुख विधियां इस प्रकार हैं। हैलोएल्केन बनाने की कुछ प्रमुख विधियां इस प्रकार हैं। हैलोएल्केन बनाने की कुछ प्रमुख विधियां इस प्रकार हैं। कुछ प्रमुख विधियां इस प्रकार हैं। नंबर एक हेडिंग डाल लीजिए, एल्केनों के हैलोजनीकरण द्वारा। एल्केनों के हैलोजनीकरण द्वारा, बाई हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। कहीं पर भी हैलोजनीकरण शब्द का प्रयोग किया जा रहा है तो समझ जाएंगे कि हैलोजन से क्रिया यहाँ पर कही जा रही है, ठीक है। एल्केनों के हैलोजनीकरण द्वारा। इसमें थोड़ा सा आप भाषा लिखेंगे। भाषा ये लिखेंगे कि जो एल्केनों का हैलोजनीकरण होता है वो किसकी उपस्थिति में होता है? प्रकाश की उपस्थिति में ही होगा, बिना प्रकाश के हम नहीं कर पाएंगे। यानी अंधकार में अपक्रिया करानी है कि मन कहा कि लो रात में करा दें, अपक्रिया नहीं होगी कभी, ठीक है। तो इसलिए जो है ये कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होगा जरूर, ठीक है। अब यही सब चीज़ क्या नाम है छूट गया था 11 में। अगर पढ़ते हैं कार्बनिक अपक्रियाओं की क्रियाविधि वाला चैप्टर, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर बताई जाती हैं आप लोगों को कि कौन सी अपक्रिया किस परिस्थिति में ज़्यादा होती है। तो जो मुक्त मूलक अपक्रिया होती है वो प्रकाश की उपस्थिति में होती है। तो वहाँ पर बताया जाता है, जैसे ही यहाँ पर HNU लिखते हैं तो तुरंत समझ जाते हैं आप कि मुक्त मूलक अपक्रिया यहाँ पर होगी। और मुक्त मूलक अपक्रिया में समविदलन होगा बांड का, एक इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु की ओर जाएगा, यानी मुक्त मूलक बनते हैं वहाँ पर, अभी भी धनायन ऋणायन नहीं बनते हैं, ठीक है। हमने घर पे जाकर रट लिया कि CH4 + Cl2 gives off CH3Cl, ऐसे रट लिया और क्वेश्चन आ गया कि कैसे प्राप्त करेंगे तुरंत फ्यूज, क्योंकि आप पहुँच ही नहीं पाएंगे वहाँ तक, ठीक है। तो इस तरह से अभी इन चीज़ों से हम लोग सामना करते चले ताकि हमें अभ्यस्त हो जाए हम लोग, चाहे जैसे घुमा के पूछे कोनो दिक्कत हमें ना हो, ठीक है। क्वेश्चन अभी सीधा नहीं पूछा जाता है। ये नहीं पूछेगा आपसे कि हैलोएल्केन बनाने की किन्हीं 2 विधियों का, बहुत जनरली वैसे बहुत ही रेयर केस में इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। क्योंकि आप इंटरमीडिएट में पहुंच गए हैं, वो समझता है एग्जामिनर कि आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ चुकी है, ठीक है। तो इसलिए वो आपसे बीच में से ही फोड़ के क्वेश्चन पूछेगा। ये बहुत ही कम तरह के क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि जिसमें पूछे कि हैलोएल्केन बनाने की किन्हीं 2 या 3 विधियों को लिखिए, मतलब अपक्रिया से लिखिए। इस तरह के क्वेश्चन कम पूछा जाता है। या ये नहीं पूछेगा आपसे कि जो है क्या होता है जब एल्केन का हैलोजनीकरण कराया जाता है, इस तरह के क्वेश्चन कम पूछा जाता है, बीच में से ही फोड़ के क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए पहली विधि ये हो गई, ठीक है। ये विधि समझ में आई सबको, कैसे हमने रिएक्शन कराया, कैसे हुआ रिएक्शन, ठीक है। चलिए अब दूसरी विधि लेते हैं हम लोग। हैलोएल्केन बनाने की दूसरी विधि है और दूसरी विधि का नाम है एल्कीनों के, दूसरा हेडिंग है एल्कीनों के, या की लिख दीजिए, एल्कीनों की HX से क्रिया द्वारा, HX से क्रिया द्वारा। HX से क्रिया द्वारा
HX का नाम क्या होता है भाई? हाइड्रोजन हैलाइड इसको बोलते हैं। तो इस अपक्रिया को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि एल्कीनों के हाइड्रोहाइलोजनीकरण द्वारा, ठीक है, इस तरह से भी कहते हैं। जहाँ पर करण लग जाए, हाइड्रोहाइलोजनीकरण या हाइलोजनीकरण वाले जान लीजिए, वहाँ पर अपक्रिया कराई जा रही है उसके साथ, ठीक है। करण मतलब कराया जाना, ठीक है। तो ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग कि एल्कीनों की HX से क्रिया द्वारा, या हम कह सकते हैं एल्कीनों की हाइड्रोहाइलोजनीकरण, क्योंकि हाइड्रोजन हैलाइड है ना, HX हाइड्रोजन हैलाइड होता है, तो इसको हम कह सकते हैं हाइड्रोहाइलोजनीकरण द्वारा। हाइलोजनीकरण क्यों नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन हैलाइड है ये। अब यहाँ पर एक हमने जनरल नाम दे दिया है, जैसे हमने वहाँ पर जनरल नाम दे दिया था कि एल्केनों के हाइलोजनीकरण द्वारा, तो हमने जो एग्जाम्पल लिया था वो मेथेन का लिया था। आप चाहे तो एथेन का भी ले सकते थे, एथेन का वहाँ पर लेते हैं, तो जैसे CH3 है ना, ये एथेन है, इसकी अगर Cl2 से क्रिया कराते, वही अब क्रिया हम ले चल रहे हैं, इसकी कराते तो एक Cl पहले बाहर निकलता है यानी CH3, और यहाँ पर बचता CH2, और ये बन जाता Cl प्लस HCl, कोई एक हाइड्रोजन बाहर निकालते हैं, फिर ये अब क्रिया जाती है आगे की ओर। तो ऐसे ऐसे प्रोसेस चलता रहता। तो इससे वहाँ पर मेथेन लिया था, आप एथेन भी ले सकते थे। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता था एथेन से एथिल क्लोराइड कैसे बनाएंगे, तो तुरंत आपको दिमाग ये लगाना है कि जब मेथेन का लिया था तो मेथिल क्लोराइड बना था, तो जाहिर सी बात है एथेन का लेंगे तो एथिल क्लोराइड का। तो कोई ज़रूरी नहीं कि हम एक ही रिएक्शन बताएं तो उसी से आपसे पूछ लिया है, रिएक्शन का वो बदल के पैटर्न भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम मेथेन बताएं तो समझ जाइए कि उसी तरह से अलग एल्केन में भी होगा अपक्रिया। तो ये भी चीज़ें आप लोगों को समझनी है, ठीक है। चलिए खैर, तो एल्कीनों के हैलोजनीकरण द्वारा यानी हाइड्रोजन हैलोजनीकरण द्वारा, तो कोई भी इसमें हम एल्कीन ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी क्या ले सकते हैं? एल्कीन ले सकते हैं। तो एग्जाम्पल में जो एल्कीन ले रहे हैं हम CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या ले रहे हैं? CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है? एल्कीन है कि नहीं है? एल्कीन की पहचान होती है उसमें डबल बॉन्ड होना, तो डबल बॉन्ड इसमें है कार्बन कार्बन की यूज में, तो एल्कीन है। प्लस HX, और जहाँ पर X हो, हमने कहा था जनरली कहीं पर भी X हो तो जान लीजिए क्लोरीन ब्रोमीन लिया जाता है, ठीक है। हमने Cl ले लिया, ठीक है, इसकी क्रिया होनी है, ठीक है। डबल बॉन्ड अगर कहीं पर भी है तो जान लीजिए ज़्यादातर प्रेफर करता है वो योग अपक्रिया देने का। कौन सी अपक्रिया देने का? योग अपक्रिया, क्योंकि बॉन्ड टूटते हैं, क्योंकि जो अभी अपक्रिया होती है वो कहाँ पर होगी? उस जगह होगी जो सबसे कमज़ोर पोजीशन होगा, यानी जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है एक प्रकार से कह सकते हैं ध्रुवणता उत्पन्न हो सकती है, या जहाँ बॉन्ड टूट सकता है वहीं पर अपक्रिया सबसे ज़्यादा होने की संभावना होती है। तो आपको पता है जो डबल बॉन्ड होते हैं उनमें एक सिग्मा एक पाई बंध होता है, और आपको ये भी पता है जो पाई बंध होता है वो पार्श्वीय अतिव्यापन से बनता है, और जो सिग्मा बंध होता है वो शीर्ष अतिव्यापन से बनता है। तो इस तरह से जो बनता है वो बंध काफ़ी मजबूत होता है, और इस तरह जो बनता है वो बंध कमज़ोर होता है। तो इसलिए यहाँ पर पाई जो बंध है वो टूटने की संभावना सबसे ज़्यादा है। और जब पाई बंध टूटेगा, मान लीजिए ऊपर वाला पाई बंध है, तो एक वैलेंसी इसकी कम, एक वैलेंसी इसकी कम, यानी एक परमाणु जाकर इससे जुड़ सकता है, एक परमाणु जाके, यानी यहाँ पर केवल जुड़ ही रहा है, निकल कुछ नहीं रहा है। तो इसलिए इस अपक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? योग अपक्रिया। तो जितने भी एल्कीन होते हैं वो योग अपक्रिया देना पसंद करते हैं, यानी कि हमेशा योग अपक्रिया देंगे, ये भी कहना गलत है, लेकिन ज़्यादातर पसंद क्या करते हैं? योग अपक्रिया देना पसंद करते हैं। तो ये जो अपक्रिया होगी, जैसे पिछली अपक्रिया हुई थी मुक्त मूलक अपक्रिया, तो ये अपक्रिया कैसी होगी? योग अपक्रिया के अंतर्गत आएगी, ठीक है। अब देखिए जो योग अपक्रिया होती है वो कुछ नियमों का फॉलो करती है, और उस नियम में हम लोग एक नियम पढ़ते हैं मार्कोनी-काफ का नियम। कहीं अगर नाम सुना हो तो कोई बताए क्या होता है मार्कोनी-काफ नियम? देखिए मार्कोनी-काफ नियम ये कहता है, सबसे पहली बात मार्कोनी-काफ नियम लगता केवल किसमें? योग अपक्रिया पर ही लगता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मार्कोनी-काफ नियम के अनुसार जो आक्रमणकारी अपकर्मक है, इसको हम आक्रमणकारी अपकर्मक बोलते हैं, और जो कार्बनिक यौगिक होता है उसको आधार अणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये हमारा आधार अणु है और ये आक्रमणकारी अपकर्मक है। तो आक्रमणकारी अभिकर्मक का जो इलेक्ट्रॉन स्नेही भाग है, इलेक्ट्रॉन स्नेही भाग मतलब जिसपे इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी जिसपे प्लस है, अर्थात हाइड्रोजन इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही भाग होगा। तो हम कह सकते हैं कि आक्रमणकारी अपकर्मक जो है, आक्रमणकारी अपकर्मक का इलेक्ट्रॉन स्नेही भाग द्विबंध से जुड़े उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होती है। ये कहना बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है।
तो इसमें अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन है, H+ है, और Cl के ऊपर क्या है, माइनस है। तो जिसके ऊपर हमने बताया था कल आप लोगों को, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी हो वो इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो किस पे कमी दिख रही है, ये प्लस है, जाहिर सी बात है इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही। क्योंकि जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वही तो इलेक्ट्रॉन चाहेगा, जो इलेक्ट्रॉन को चाहेगा वो इलेक्ट्रॉन स्नेही, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वो इलेक्ट्रॉन को कभी नहीं चाहेगा, वो नाभिक को चाहेगा, तो वो नाभिक स्नेही। तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही भाग है। और इलेक्ट्रॉन स्नेही भाग कहाँ पर जुड़ेगा, केवल द्विबंध से जुड़े कार्बन से ही जुड़ेगा, द्विबंध से जुड़े उस कार्बन से जुड़ेगा जहाँ पर H परमाणु की संख्या अधिक होगी। ये होता है मार्कोनी-काफ का नियम। लेकिन आपको ये भी बता दें, मार्कोनी-काफ नियम कभी कभी गलत भी हो जाता है रिएक्शन में, इसलिए हम मार्कोनी-काफ नियम तो पढ़ते ही हैं, लेकिन साथ साथ हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन भी ध्यान रखते हैं। क्या ध्यान रखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी मतलब होता है अस्थायित्व, कार्बोकैटायन मतलब धनायन का, यानी कार्बो धनायन का स्थायित्व हमने कल बताया था 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्थायी, 2 डिग्री उससे कम और 1 डिग्री उससे कम। ठीक है, कभी कभी क्या होता है मार्कोनी-काफ नियम फेल हो जाता है तो स्टेबिलिटी वाला सही हो जाता है। अभी हम एग्जांपल लेंगे और अभी आपको दिखा देंगे, वहाँ पर मार्कोनी-काफ नियम के अनुसार उत्पाद जो बनेगा वो गलत रहेगा, अगर देखा जाए परीक्षा के हिसाब से या जो है उसके हिसाब से, तो वो गलत माना जाएगा। लेकिन स्टेबिलिटी के हिसाब से देखें तो वो सही माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम चाहे मार्कोनी-काफ नियम लगाएं और चाहे स्टेबिलिटी लगाएं, दोनों सही रहेगा। ठीक है, लेकिन जब भी नियम लगाइए आप तो स्टेबिलिटी को देखकर ही लगाइए, मार्कोनी-काफ नियम को देखकर ना लगाइए, क्योंकि आपको संभावना जो है ये भी हो सकती है मार्कोनी-काफ नियम से हमारा जो है क्या नाम है क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए योग अपक्रिया में होता क्या है। योग अपक्रिया में देखिए, इसको हम बताने जा रहे हैं। योग अपक्रिया में जो पाई बंध है, कोई भी पाई बंध मान लीजिए, ऊपर वाला नीचे वाला, कोई उसमें फिक्स नहीं होता है। तो मान लीजिए ऊपर वाला पाई बंध है तो पाई बंध टूटेगा। ठीक है, और योग अपक्रिया में प्लस माइनस पोल बनते हैं, तो टूटेगा तो किस ओर जाएगा भाई, इस ओर टूटेगा इलेक्ट्रॉन, दोनों इस ओर जाएंगे कि इस ओर जाएंगे, ये डिपेंड करता है इस पर। ठीक है, अब चूंकि देखिए इसमें ये भी 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं इस कार्बन से भी 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो दोनों हमारे लिए बराबर है। हम चाहे जिससे H को जोड़ें और चाहे जिससे Cl को जोड़ें, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि भाई अगर देखिए इसमें देखिए H+ आएगा और Cl- आएगा, तो H+ आएगा जुड़ेगा, तो H+ कहाँ पर जुड़ेगा, जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होगी। तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या दोनों जगह बराबर है, तो चाहे जहाँ जोड़ दें हम, तो इसलिए यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम क्या बना दें, एक जगह CH3 जोड़ दें, और एक बॉन्ड जब टूट जाएगा तो सिंगल बॉन्ड बचेगा, और सिंगल बॉन्ड को हमेशा छिपा रहता है, वो दिखाने की जरूरत नहीं है, तो वो बन जाएगा CH2, और CH2 के साथ क्या जुड़ गया, Cl। तो यहाँ पर ये अपक्रिया हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पर हम थोड़ा सा रिएक्शन, अगर एग्जाम्पल दूसरा ले लें, एग्जाम्पल हमने ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एग्जाम्पल ले लिए, ये भी एल्कीन ही है, इसका नाम होता है 1 प्रोपीन या प्रोपीन। इसकी क्रिया HCl से कराएं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मार्कोनी-काफ नियम या हम कह सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन लागू होगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन जाएगा डबल बॉन्ड से जुड़े उस कार्बन से जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होगी। तो हाइड्रोजन कहाँ पर जुड़ेगा, यहाँ पर जाके जुड़ेगा कि यहाँ पर जाके जुड़ेगा, CH2 से जाकर जुड़ेगा, अर्थात जो है बन जाएगा हमारा CH3 CH, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। ठीक है, और ये बन जाएगा CH3, H जाएगा यहाँ जुड़ जाएगा, और जाहिर सी बात है H यहाँ पर तब जुड़ेगा जब इस बंध से इलेक्ट्रॉन इधर की ओर ट्रांसफर होगा, यानी यहाँ पर माइनस होगा। तो इसलिए ये जो क्या नाम है पाई बंध है, हमने उस प्रकार से तोड़ा कि इधर तोड़ सकते हैं, इधर नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि इधर तोड़ेंगे तो यहाँ पर माइनस बनेगा, और यहाँ पर माइनस बनेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, प्लस। और ये कौन सा प्लस बना, 2 डिग्री प्लस बना, क्योंकि जिस कार्बन पर धनावेश है वो कितने कार्बन से जुड़ा, 2, और 2 कार्बन से जुड़ा होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं 2 डिग्री कार्बोधनायन। और अगर हम इधर से इधर की ओर तोड़ देते तो यहाँ पर प्लस बनता, तो ये कैसा बनता, 1 डिग्री कार्बोधनायन। और आपको पता है 3 डिग्री और 2 डिग्री और 1 डिग्री, यानी अगर 3 डिग्री है तो उसको भी लेंगे, नहीं अगर 3 डिग्री नहीं बनना है तो 2 डिग्री और 1 डिग्री में तुलना करेंगे, तो सबसे ज़्यादा स्थायित्व किसका होता है, 2 डिग्री का। तो 2 डिग्री का स्थायित्व ज़्यादा होता है, मतलब 2 डिग्री बनने की संभावना अधिक होती है। अगर कहीं पर 2 डिग्री 1 डिग्री दोनों बनने हैं तो हमेशा 2 डिग्री वाला ही बनाएंगे, 1 डिग्री का नहीं बनाएंगे। तो इसलिए हम इधर से इधर की ओर बंध का जो है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर इधर से इधर हमने बंध को तोड़ दिया और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कर दिया तो प्लस यहाँ पर बनने लगेगा, माइनस यहाँ पर बनने लगेगा, और प्लस यहाँ पर बनना तो उसको हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री कार्बोकैटायन, यानी 1 डिग्री कार्बोधनायन। और अगर इधर से इधर तोड़ा तो प्लस यहाँ पर बनेगा, यानी बन जाएगा आपका
2 डिग्री कार्बोधन है। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री में किसकी संभावना ज़्यादा है बनने की? 2 डिग्री की। इसलिए जो है इधर की ओर नहीं टूटेगा और इधर की ओर ही टूटेगा। और जब इधर की ओर टूटेगा तो इस पर आएगा माइनस, और माइनस जैसे आएगा H आएगा इसके साथ जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा CH3, और ये Cl जो है माइनस के रूप में रहता है, ये आएगा यहाँ पर जुड़ जाएगा, यानी CH के साथ क्या जुड़ गया? Cl। ठीक, ये आपका हो गया 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है। अब अगर आपने नीट वुड का जो है अगर मॉडल पेपर या जो है वो देखा हो तो ऐसे दिया रहता है कि अगर हम 1 प्रोपीन की क्रिया HCl से कराते हैं तो आपसे 4 ऑप्शन देगा, ये भी दे सकता है और दूसरा दे देगा कि ये वाला Cl यहाँ पर जोड़ देगा, ये यहाँ पर जोड़ देगा, पूछेगा 3-4 ऑप्शन ऐसे करके कि कौन सा इसमें सही है। ठीक है, तो उसमें तभी आप बता पाएंगे जब आपको नियम क्लियर होगा। ये ना है कि बल्ले क्या हो जोड़ दो, ठीक है, उससे काम हो जाना है। ठीक है, नियम आपको पता होना चाहिए, यही बनेगा आपको। अगर ये Cl उठा के आपने यहाँ जोड़ दिया तो पूरा रिएक्शन गलत, क्योंकि तब आपका बन गया 1 क्लोरोप्रोपेन। 1 क्लोरोप्रोपेन अलग प्रोडक्ट है, 2 क्लोरोप्रोपेन अलग प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इसलिए ये संभावना बनने की सबसे ज़्यादा है। ठीक है, चलिए एक रिएक्शन ऐसा दे रहे हैं हम, यहाँ पर मार्कोनी-काफ नियम लग रहा है, क्योंकि मार्कोनी-काफ नियम यही कहता है कि आक्रमणकारी अवक्रमक का, ये आक्रमणकारी अवक्रमक है, ध्यान रखिएगा, जो कार्बनिक यौगिक होता है वो हमारा आधार अणु होता है, और उसके बगल में जो भी लेते हैं हम लोग आक्रमणकारी अवक्रमक, मतलब वो आक्रमण करता है यौगिक बनाने के लिए। तो आक्रमणकारी अवक्रमक हमारा ये हो गया। आक्रमणकारी अवक्रमक का इलेक्ट्रॉन स्नेही भाग, यानी जिसपे धन आवेश हो, यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, अर्थात यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी किस पे है? हाइड्रोजन पे, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन है? हाइड्रोजन। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही भाग द्विबंध से जुड़े उस कार्बन से जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या अधिक होती है। तो अर्थात हमने H यहाँ पर जोड़ा और Cl यहाँ पर जोड़ा, जाहिर सी बात है अगर यहाँ पर H जोड़ेंगे तो बगल वाले पे Cl जोड़ेंगे। ये मार्कोनी-काफ नियम को फॉलो कर रहे हैं, और 2 डिग्री और 1 डिग्री कार्बोकैटायन की स्थायित्व को भी फॉलो कर रहा है। कैसे फॉलो कर रहा है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहाँ होगा तभी यहाँ पर माइनस आएगा और तभी H+ आएगा, यहाँ पर जुड़ेगा, और तभी जो है यहाँ पर 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना, यानी दोनों चीज़ें फॉलो हो रही है। लेकिन अगर एक रिएक्शन आपको हम ऐसा भी बता रहे हैं जिसमें मार्कोनी-काफ नियम फॉलो नहीं होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन फॉलो होगा। ठीक है, यही रिएक्शन है एल्कीनो के हैलोजनीकरण वाले। अब यही चीज़ जो है आप लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर बता दिया जाता है सीधा सीधा कि जो योग अपक्रिया होगी उसमें मार्कोनी-काफ नियम लगेगा, सीधा सीधा बता दिया जाता है। और लड़के उसी बेस पे चलते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन भी करके आते हैं, और उस पर जब नंबर कट जाते हैं तो कहते हैं कि हमारा जांचने वाले ने जो है गलत कर दिया। ठीक है, हमने सही किया था, जांचने वाले ने गलत कर दिया। गलती जांचने वाले की नहीं होती, गलती आपके कम समझी की होती है, ना समझी की नहीं, ना समझी तो कुछ नहीं जान पाओ, कम समझी की होती है। कम समझी मतलब आपने मार्कोनी-काफ नियम जाना लेकिन स्टेबिलिटी वाला नहीं जाना। तो एक एग्जांपल और दे रहे हैं हम, देखिए CH3C CH3H CH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन है कि नहीं पहले बताओ? एल्कीन है कि नहीं है? बिल्कुल एल्कीन है भाई, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है यार, कहाँ जुड़ा है उससे मैंने मतलब है, एल्कीन है। यौगिक हमारा ठीक है कि नहीं है? यौगिक हमारा ठीक मतलब यौगिक हमारा सही है कि नहीं है? सही तब होगा जब सारी बैलेंसियाँ संतुष्ट होंगी। सारी बैलेंसियाँ संतुष्ट है कि नहीं है? कार्बन की 4 होती है, 4 है, इस कार्बन की भी 4 है, इस कार्बन की भी 4 है, इस कार्बन की सबकी 4 है, यौगिक हमारा ठीक ठाक है। चलिए इसी की क्रिया हम HCl से करा रहे हैं, इससे करा रहे हैं, HCl से करा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर लड़के गलती कर जाते हैं, इसमें लड़के गलती कर जाते हैं। गलती क्या कर जाते हैं, वो यही दोनों कार्बन का देखा था, लेकिन जहाँ पर डबल बॉन्ड जुड़ा है, क्योंकि मार्कोनी-काफ नियम यही कहता है कि आक्रमणकारी अवक्रमक का इलेक्ट्रॉन स्नेही भाग उस कार्बन से जाकर जुड़ता है जहाँ पर H अधिक होते हैं, अर्थात जो है ये चलाते हैं यहाँ पर जोड़ देते हैं और Cl यहाँ पर जोड़ देते हैं, और प्रोडक्ट क्या बना देते हैं भाई? प्रोडक्ट बना देते हैं CH3, ये तो ऐसा ही रहेगा, CH3 यहाँ पर H, और यहाँ पर क्या करते हैं CH के साथ Cl जोड़ दिया और यहाँ पर CH3। बड़े खुश रहते हैं, मोच पत्ता उधर के चले आते हैं, अरे हमारा तो एक नंबर सही हो गया। लेकिन जब नंबर आता है तो इसको उठा के कैंसिल, गलत। यहाँ पर मार्कोनी-काफ नियम आपने सही लगाया है, फिर भी आपका इक्वेशन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपने मार्कोनी-काफ नियम तो लगाया लेकिन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन नहीं देखा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखिए यहाँ पर क्या है, ये अगर जो है देखा जाए तो ये 1 डिग्री कार्बन है,
क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इधर की ओर कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 प्लस जाएगा, मतलब प्लस आएगा और ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनाएगा, मतलब 1 डिग्री कार्बन है ये। और ये कैसा कार्बन है 2 डिग्री, ये कैसा कार्बन है 3 डिग्री कार्बन है, क्योंकि इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हुए हैं। तो ये कैसा कार्बन है, ये कैसा कार्बन है 1 डिग्री ही है, ये भी 1 डिग्री है। तो इसमें भैया 1 डिग्री 2 डिग्री के साथ 3 डिग्री वाला भी है। अब जब 3 डिग्री आ गया इसमें कार्बन, तब उसको हमें इग्नोर नहीं करना है, उसको भी हमें देखना है। तो इसमें देखिए होता क्या है वास्तव में, इसमें पहले केस वही होता, मार्कोनी का नियम लगता है पहले शुरू में, तो मार्कोनी का नियम लगेगा, लेकिन वो नियम अस्थायित्व रूप से नहीं लगता है लास्ट रूप से। तो इसमें पहले होगा क्या, ये ध्यान रखिएगा, ये 3 डिग्री वाला है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। तो इसमें पहले क्या होगा, CH3 ये ऐसे ही रहेगा, C रहेगा, CH3 रहेगा, H रहेगा और CH रहेगा। और इस पाई बंध को हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, इधर की ओर ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा प्लस, क्योंकि मार्कोनी का नियम यही तो कहता है। मार्कोनी का नियम यहाँ पर भी लगाएंगे हम, यहाँ पर CH2, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा माइनस, माइनस आएगा तो क्या जाएगा, जुड़ जाएगा Cl, क्या जुड़ जाएगा Cl, सॉरी H जुड़ जाएगा, है ना, माइनस आएगा तो क्या जुड़ जाएगा H, यानी ये क्या हो जाएगा CH3। अभी Cl हमने नहीं जोड़ा है, H जोड़ दिया है, क्योंकि पहले H ही जुड़ता है, इलेक्ट्रॉन इस नहीं भाग ही जुड़ता है, तो ये हमने जोड़ दिया, ठीक है। लेकिन ये यहीं पर काम रुकता नहीं है, क्योंकि ये क्या बना 2 डिग्री कार्बोकैटायन, लेकिन यहाँ पर 3 डिग्री बन सकता है। क्या हो जाए, अगर रीअरेंजमेंट हो जाए, क्या हो जाए रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट को हिंदी में बोलते हैं पुनर्विन्यास। पुनर्विन्यास मतलब ये हुआ कि अगर किसी तरह से ये वाला H उठाकर यहाँ जुड़ जाए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस, लेकिन ये H निकलना चाहिए H माइनस के रूप में, H प्लस के रूप में नहीं, किस रूप में निकलना चाहिए, जब H माइनस के रूप में H निकलता है तो उसको बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। आपको पता होगा हाइड्रोजन जब H प्लस के रूप में होता है तो उसको हाइड्रोजन आयन, और H माइनस के रूप में होता है तो उसको हाइड्राइड आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्राइड। तो यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी, क्या होगी, हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी, हाइड्राइड शिफ्टिंग। और ये सब खेल क्यों हो रहा है भाई, ये सिर्फ खेल केवल